HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी को आज 5 साल हो चुके थे और आज दिवाली थी। मेरे घर में धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे थे और मेरा एक 5 साल का बेटा भी था और मैं बिना मेकअप के और उजड़े हुए हालत में घर का काम कर रही थी। तभी मेरी माँ ने मुझे टोका कि बेटी तूने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? अभी तेरी शादी को कितने दिन हुए हैं कि तू बिल्कुल बुढ़िया जैसी दिखने लगी है और ना ही तूने किसी बच्चे को अभी तक जन्म दिया है। फिर क्यों तू ऐसी हालत में है? आज त्योहार का दिन है, बनाव सिंगार करके रहना चाहिए। मेरे साथ कुछ कहानी ही ऐसी थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद इस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वह बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहला बहला कर मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे में अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन बच्चे जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वह बच्चा चुप नहीं हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पापा कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोते हुए देखा तो कहने लगे, मंजू क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसे भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन के बाद धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वह अपने बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी बहन के अंतिम संस्कार के बाद रवि एक बार भी हमारे घर नहीं आया था। मेरी बहन और रवि की मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों, लेकिन मेरी बहन की उम्र बहुत कम थी। पहले तो मम्मी पापा शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थे। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन जिसका नाम राशि था उसकी कम उम्र है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन राशि दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर रवि भी घर का पीछा नहीं छोड़ रहा था। यूं मजबूरन मम्मी पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कहीं राशि दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन बच्चे को जन्म देते ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र भगवान ने इतनी ही लिखी हुई थी। 1 ही महीना गुजरा था कि अब तो बच्चे को मेरे गोद की आदत सी हो गई थी। जब रवि हमारे घर आया उस समय उसकी सेव बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी देर ही उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी, मंजू अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभाल पाती है और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से राशि की मौत हुई है मुझे तो लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। रवि कहने लगा, आंटी ये तो भगवान की मर्जी थी, अब तो फिर एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, हौसला कर सकते हैं। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। खाली घर में मुझे राशि की आवाज़ सुनाई देती है। मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। रवि का गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद मंजू के कॉलेज का 3रा साल चल रहा है। बेटा मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी हैं, तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। ये सुनना था कि रवि के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं राशि की जगह किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानती हैं मैंने उसे कितनी मोहब्बत की है, उसके नाम पर जिंदगी गुजार सकता हूँ। बस मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम राशि जैसा मोहब्बत किसी से नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की ज़रूरत है ना रवि। रवि कहने लगा, क्यों मौसी नहीं पाल सकती? मंजू तो अभी 20 साल की है, आपने कौन सा उसकी अभी शादी कर देनी है? जब तक वह 25 साल की होगी मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं उसे ले जाऊंगा यहाँ से। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि रवि बेटा अभी तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा मानी मंजू का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी, ये जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। वह कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में राशि का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने के बाद ही तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चे को उस लड़की की आदत हो जाए, नहीं तो रवि तुम्हारी पत्नी को बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो मानी छोटा है, जिसके गोद में डालोगे उसी की गोद की उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को स्वीकार करने में बहुत परेशानी होगी।
मेरी माँ की बात रवि को बहुत बुरी लगी थी। वह उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने के बाद आया था। मानी 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रहता भी नहीं था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही थी। कॉलेज से आती तो वह रो रहा होता था। मम्मी उसे बहला बहला कर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आते ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना एकदम से बंद हो जाता था। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाना खाता था। मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वो मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार रवि को बुलाती थी, कहती थी अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचो। तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन पता नहीं क्या सोचे बैठे थे। माँ के बार बार बुलाने पर वो 4 महीने के बाद आए थे। एक ही घंटा बैठे थे। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था और फिर उठकर चला गया। हर महीने वह कुछ पैसे मेरे पापा के दुकान पर दे जाते थे और कहते थे कि मानी के खर्चे के हैं। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन गुजरने लगे थे और मैं 23 साल की हो गई थी। अब तो मानी भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था। मुझे मम्मा मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आने लगा। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने रवि को बुलाया, कहने लगी मंजू का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि उसकी शादी कर दे। ये सुनकर वह कहने लगा, भाई मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या मानी आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी नहीं है? अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करें। उसे उसकी माँ मत छीने। मानी मंजू को ही अपनी माँ समझता है। अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाइए, तब तक मानी भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही मंजू की शादी बहुत अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूं और वे बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो रवि? वह भी मंजू की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। समय का कुछ पता नहीं, मैं बीमार रहती हूँ और मंजू के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वह कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर मंजू की शादी मुझसे कर दे। रवि ने ये बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रवि ऐसा भी कह सकता था। ये सुनना था कि मेरी माँ हैरानी में पड़ गई थी। वह कहने लगी, तुम मंजू से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल के बड़े हो। रवि ने कहा, तो फिर क्या हुआ? मानी मंजू को अपनी माँ समझता है, अब उसके बगैर रह नहीं सकता। मैं किसी और दूसरी औरत को ले जाऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। हो सकता है उसके साथ माँ वाला व्यवहार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। मंजू उसकी मौसी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो मंजू से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखती हूँ। देखो मंजू मेरी एक ही बेटी है। अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो फिर पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ मानी की माँ की हैसियत से नहीं, अपनी पत्नी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से चिंता ना रहे। ये बात सुनकर रवि के माथे पर बल बढ़ गए थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रवि अच्छे खाते पीते घर से संबंध रखता था। देखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 33 साल की थी। कोई भी लड़की उसको देखकर अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में रवि के लिए ऐसी कोई जज्बात नहीं थे और होते भी कैसे। मैंने तो उसे हमेशा जीजू के नज़र से ही देखा था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 10 साल का बड़ा था। उसके अलावा रवि में कोई कमी नहीं थी और सबसे बड़ी समस्या तो मानी की थी। वह अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। पराई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और ऊपर से रवि के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर मानी भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने भी कोई ऐतराज नहीं उठाया था। रवि में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिस बात पर मैं ऐतराज उठाती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं मानी की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि मानी से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और रवि की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर रवि के घर आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने कभी ये सब नहीं सोचा था। बस यही था कि वो मेरा जीजा है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बा नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा
जैसा कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम मानी के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने बड़ी आस से रवि को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी राशि थी और आज भी राशि है और हमेशा राशि ही रहेगी। तुम बस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की मानी की माँ बनकर आई हो, मेरी पत्नी नहीं, और ना ही मेरी पत्नी बनने की कभी कोशिश करना। ये कहकर वह कमरे से बाहर जा चुका था। मैं चुपचाप पथराई हुई आंखों से उसे देखे जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। मानी मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किया और मानी को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही ये शादी जैसी भी हालत में हो गई थी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नया एहसास था। मैं रवि को दिल से स्वीकार कर लिया था और मैं उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी इंसल्ट करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल बहुत दुखाया था उसने। मैंने सोचा था इसे तो अच्छा था कि काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और से कर देती, कम से कम वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो ना करता। ये आदमी तो पत्थर दिल था, कितने आराम से मुझे ये सब कुछ कहकर चला गया था। एक बार ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे ही मोहब्बत करे। पहले जब रवि राशि से मोहब्बत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वो मेरे सामने ही राशि के प्यार में आहें भर रहा था। राशि तो जा चुकी थी, लेकिन मैं अब उसकी जिंदगी में आई थी। उसका फर्ज बनता था कि वो मुझे मेरे हिस्से की खुशियां देता, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। सुबह मैं उठी तो चुपचाप मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। रवि ने चुपचाप नाश्ता किया। उसने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं उस सितमगर पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रहती थी। खूबसूरती में राशि से कहीं बढ़कर थी। खूबसूरत तो राशि भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन रवि ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ राशि बसी हुई थी। वह चला गया। यूं ही दिन गुजरने लगे थे। पूरा दिन या तो मैं काम में लगी रहती या फिर मानी के साथ होती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरे आंसू बहने लग जाता। वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी ज़रूरत का हर सामान वह रख देता था। मुझे खाने पीने की और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए सिर्फ यही तो काफ़ी नहीं होता। उसे पति की मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो मुझे नहीं मिल रही थी। एक नेचुरल सी इच्छा होती है जो हर लड़की के अंदर होती है। मैं अपने पति के बाहों में सिमट जाना चाहती थी, भरकर उसे प्यार देना चाहती थी। मेरा मन करता था कि वो मेरी तारीफ करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने का जी चाहा। मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी, मेकअप किया, अपने बाल खुला छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त रवि भी घर आ गया था। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। गुस्से से मुझे देखने लगा। बोला, ये क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो? क्या मैं कमजोर कैरेक्टर का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सच समझ कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप उसके सामने बहुत ही छोटा सा महसूस होने लगा। मुझे अपनी बहुत ही इंसल्ट महसूस हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह उसने मुझे जलील किया था कि मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलकर फूट फूट कर रोने लगी। मानी मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया। मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, मम्मा क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? क्या पापा ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना। छोड़ो पापा को, मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वह भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर अपने लब रखे तो अपने आंसू साफ किए थे। रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ लिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे, काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त मानी के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों मुझे एकदम से ये महसूस होने लगा जैसे अगर मेरी जिंदगी में मानी ना होता तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता, क्योंकि मानी की वजह से ही मेरी शादी रवि के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मानी ने मेरा ऐसा हुलिया देखकर अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई हो। मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे फिर लड़ेंगे।
उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह तो बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की थी। बहुत दिल चाहता था बाल खोलूं, तैयार हूं, मेकअप करूं और खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहा था। मैं अब 24 साल की हो चुकी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आई। मैंने अपनी मनपसंद का लाल रंग का फ्रॉक पहना हुआ था, बाल भी खुला छोड़ दिए थे। अभी दिन का समय था, अभी टाइम रवि के आने का नहीं था। हल्का फुल्का मैंने अपने चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। मैं किचन में गई और पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर खा रहे थे जब गुस्से से रवि घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक कर कहने लगा, ये सब कुछ क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं वहाँ पर मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। अब बस। मैं तो उसे हक्का बक्का उसको देखती रह गई थी, क्योंकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटका दिया था। मेरे हाथों में सुर्ख रंग की लाल चूड़ियां थी, जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। पूरी जोर से टेबल हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। मानी तो डर कर पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में चुभ चुका था और मैं बस सिसकारी भरकर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन सी तस्वीर रवि के नंबर पर भेजी गई थी। वह तो मानी था, जो उसने अपनी नादानी में मेरी तस्वीर अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दी थी और रवि के गुस्से का निशाना मैं बन गई थी। शायद तैयार होना, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना बनाना कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर अपने सारे जज्बात और अरमानों का गला घोट कर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। मानी दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला था। वह अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। रवि मुझे पलट कर देख रहा था। उसे लगा कि शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शिकायत करूंगी या मानी के साथ गलत व्यवहार रखूंगी, ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ मानी की माँ हूँ। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और मानी का ख्याल रखना है और अपने पति की ज़रूरत को पूरा करना है। मैं अपना मन तो कब का मार चुकी थी। सारी मोहब्बत और सारे जज्बात, सारे सपने जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना भी छोड़ दिया था। बड़े प्यार से मानी को मैंने नाश्ता करवाया था, उसको स्कूल छोड़ा, घर के काम काज किए। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े, मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैं उन सबको आग लगा दी। मैंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया। कितने कितने दिन तक तो मैंने कंघी भी ना की थी। खैर, मानी के साथ साथ रवि हर जिम्मेदारी निभाई थी। मैं अब रवि से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी जरूरत होती तो बोल लेती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे ये चुपचाप कामों में लगा देखकर अब शायद रवि भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं बस हूँ हाँ में जवाब देती थी। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। मानी स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचता था मैं उसे पढ़ाने में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था, ना ही सजने संवरने का। चूड़ियाँ क्या होती है ये तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी त्यौहार हो, मैंने कभी सजना संवरना नहीं जाना था। इस बार जब दिवाली आए तो शायद रवि नोट कर चुका था। वह जब मानी को मॉल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया उसे। जब वो मानी के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ाया। कहने लगा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहते हुए वह कुछ हिचकिचा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में आखिर वो मेरे लिए क्या चीज़ लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाव के मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियाँ थी, जो कभी मेरी फेवरेट हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी सी नज़र चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, आप किसके लिए लाए हैं? रवि मुझे हैरानी से देखने लगा। बोला, क्या मतलब? मैं अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियाँ पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितनी हैरान थी उतना ही कम था। नज़र उठाकर जो उसकी आंखों में देखा तो एक पल को मुझे उसकी आंखों में
अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। उसकी पहली पत्नी तो मर चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक औरत और भी है। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने वह चूड़ियाँ लेकर वहीं शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मुझे अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिवाली आई तो सभी तैयार थे, मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं पर आ चुके थे। बाकी खानदान से भी लोग हमारे यहाँ पर मिठाई देने आए हुए थे। अभी कहते हुए तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ तो बच्चों की माँ बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं और खूब मेकअप करती हैं, अपने आप को खूब सजा बनाकर रखती हैं। लेकिन तुम तो कैसी उजड़ी हुई हालत में होती जा रही हो। रवि ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया। कहने लगा, तुम सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार है, एक तुम हो जो घर के कामों में घनचक्कर बनी हुई हो। चलो शाबाश, ये काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज रवि ही मुझे मुस्कुराकर कह रहा था कि जाकर तैयार हो जाओ। मुझे जितनी हैरानी होती उतनी ही कम थी। मैं धीरे धीरे मेरे करीब आने की अब कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया? इतने सालों में मैं तो न जाने कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूँ। इतने साल में न जाने कितने त्योहार आए और गए, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरी माँ ने भी मेरे हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? नए कपड़े क्यों नहीं पहने? ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? तुम्हारे पास तो सोने की जेवर भी पड़ी हुई है, राशि के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर इस तरह उजड़े हुए हुलिये में क्यों घूम रही हो? कहीं न कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन जब मानी सो चुका तो मैं यूं ही अपने ख्यालों में गुम कमरे में बैठी थी। जब रवि कमरे में आया था, उसको अपने कमरे में देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, क्योंकि रात में पहली बार था जब वह इतने सालों में मेरे कमरे में आया था। वो मेरे सामने बैठ गया, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बात करना चाहा, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया। मैं जानता हूँ राशि की मोहब्बत में मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि राशि मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी। तुमसे कहीं न कहीं अब मैं मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये कहते कहते रवि के आंखों में खुमारी बढ़ने लगी थी। वह अपने साथ वे लाल रंग की चूड़ियां भी लेकर आया था। मेरे हाथों को थामकर उसने वे चूड़ियां मेरे हाथों में पहना दी थी। धीरे धीरे वो मेरे करीब बढ़ने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात खत्म हो चुके थे। मैं वहां से उठकर खड़ी हुई। मेरे दिल में ये सारे अरमान तो कब के खत्म हो चुके थे। मैंने पलटकर उसको देखा और बोली कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की माँ हूँ। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी यही प्रार्थना करती थी कि आप मेरे साथ अच्छे पति बनकर रहे, मुझे मेरे हिस्से का हक मिले, मेरे हिस्से का प्यार दे। मैं भी कभी आपकी बाहों में समाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब मेरे ये सारे जज्बात मर चुके थे, क्योंकि मेरे साथ प्यार की बात करना तो दूर की बात थी। आपने मुझे निगाह उठाकर भी नहीं देखा। मेरा कितना दिल मचलता था। आप मेरे लिए तोहफे लेकर आए। मैं जब तैयार हूँ तो आप मेरी तारीफें करें, मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, मेरा ख्याल रखें। मुझे बुखार हो तो आप मोहब्बत से 2 शब्द मेरे लिए बोल दे। मेरी हर मुश्किल समय में मेरे साथ दे। सिर्फ मानी की माँ हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं। आपको मेरी तरफ से बिल्कुल खुली इजाजत है। आप जाकर तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकलकर बालकनी में जा चुकी थी। कुछ देर के बाद मेरे और मानी के कमरे से रवि निकलकर अपने कमरे में जा चुका था और मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी ही देर जब्त के आंसू अपने अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी अपने दिल में उसके लिए जज्बात जगा नहीं पा रही थी। और जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर लें तो फिर वह चाहे जो मर्जी कर ले। औरत मोम नहीं होती। बार बार जलील चाहे जो मर्जी कर ले, औरत मोम नहीं होती। बार बार दिल तोड़ने के बाद अगर मर्द समझता है कि वह औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।